बीएससी नर्सिंग तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। कोई लड़का अगर इसे ज्वाइन करे तो क्या उसे अच्छा कैरियर स्कोप मिलेगा, क्या उसे अच्छी जॉब मिलेगी या फिर क्या उसे अच्छी सैलरी मिलेगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आकृति सिंह। और अगर आपको ये सारे डाउट हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना। किसी लड़के को बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आपको वीडियो यूजफुल लगेगी तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस करोगे तो अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, पहली बात तो मैं ये बता दूं, किसी भी कोर्स में एंटर करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का जेंडर मैटर नहीं करता। उस इंसान को उस स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो लड़का है या लड़की है, ये ज़रूरी है, ठीक है। वैसे गलती किसी भी लड़के की है नहीं। एक्चुअली हम सब ने ना ये बना लिया है मिथ कि जो बीएससी नर्सिंग या फिर कहूँ जो नर्सिंग है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और सिर्फ लड़कियों को ही इस फील्ड में जॉब मिलता है। सो ऐसा नहीं है। टाइम के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी हैं, सिचुएशन, सिनेरियो सब कुछ चेंज हो चुका है। अब के टाइम पे ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, एक्चुअली गर्ल्स, बॉयज़ या फिर आपके जेंडर को डिफाइन नहीं किया जाता, आपको एक कॉमन नाम दिया जाता है, दैट इज कैंडिडेट। तो आप जो कैंडिडेट है जो इंटरव्यू के लिए या फिर रिटन क्लियर करके इंटरव्यू के लिए गए हैं, उनको स्पेशलाइज्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद किसी हॉस्पिटल में जॉब के लिए लड़की होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप स्पेशलाइज्ड हो, आपकी अच्छी स्किल है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो। अब इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसकी बिगनिंग हम करेंगे, इस डिस्कशन की बिगनिंग हम करेंगे एडमिशन प्रोसेस से लेकर के आपके जॉब लगने तक के पूरे प्रोसेस को, पूरे सिनेरियो को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द एडमिशन क्राइटेरिया। तो देखो, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कोएड एडमिशन ऑफर करते हैं। मीन्स आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, आप उस कॉलेज में, उस पर्टिकुलर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कॉलेज जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, वो एग्जाम देने के बाद। जैसे कि अभी बीएससी नर्सिंग एडमिशन का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पहले तो स्टेट वाइज सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो उस अपने पर्टिकुलर स्टेट के एडमिशन या फिर एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके काउंसलिंग में अपीयर होके उन कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो जिन कॉलेज में लड़के एज वेल एज लड़कियां, मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज कैंडिडेट दोनों को एडमिशन दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ गर्ल्स को ही एडमिशन दिया जाता है, बॉयज़ को एडमिशन नहीं दिया जाता है। बट स्टिल देयर आर सो मैनी कॉलेजेस जो कोएड एजुकेशन ऑफर करते हैं। उनके यहाँ फीमेल कैंडिडेट भी बीएससी नर्सिंग कर रही होती हैं एज वेल एज मेल कैंडिडेट भी बीएससी नर्सिंग कर रहे होते हैं। बट अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर हमारी जो सोसाइटी है, हमारा एक माइंडसेट सेट हो चुका है कि नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही आना चाहिए एंड बॉयज़ को नहीं आना चाहिए। इन केस अगर बॉयज़ आते भी हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा कैरियर स्कोप नहीं मिलता है। तो इस वजह से बॉयज़ बहुत कम प्रेफर करते हैं बीएससी नर्सिंग में आना। बट अभी जिस हिसाब से अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं गवर्नमेंट की साइड से, बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स को जॉब ऑफर किया जा रहा है, उसको देखने के बाद बहुत सारे बच्चे जो मेल हैं, मीन्स जो लड़के हैं, उनको भी नर्सिंग फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो ऑफर तो करते हैं, कोएड एजुकेशन ऑफर तो करते हैं, बट उनका कुछ ये सिनेरियो होता है, मान लीजिए 100 सीट्स हैं अगर उनके यहाँ, तो वो 80 सीट्स गर्ल कैंडिडेट के लिए रखते हैं और 20 सीट्स बॉयज़ के लिए रखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम रेशियो सभी कॉलेज में अप्लाई हो, बट मैं एक जेन्युइन रेशियो बता रही हूँ। जैसे कि मेरे कॉलेज में पहले सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज था, मीन्स मेरे बैच तक और मेरे 2 जूनियर्स तब तक सिर्फ गर्ल्स कॉलेज था। बट 2024 में जब एडमिशन हुआ है तो 100 सीट्स में 80 सीट्स रखी गई है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और 20 सीट्स रखी गई थी बॉयज़ कैंडिडेट के लिए, जिसमें से 11 बॉयज़ ने एडमिशन लिया एंड उसके बाद जितनी भी सीट्स बची सब पे गर्ल्स कैंडिडेट ने एडमिशन लिया, ठीक है। बट 20 सीट्स का रिजर्वेशन बॉयज़ को दिया गया था। ठीक इसी तरह सिनेरियो होता है डिफरेंट कॉलेजेस में। मीन्स देखो, मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो गर्ल्स कैंडिडेट्स होती हैं उनको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। तो एडमिशन के टाइम पे बॉयज़ कैंडिडेट को नर्सिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप एक अच्छे
ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपने 11-12 का बेसिक अच्छे से क्लियर कर रखा है, साथ ही साथ आपने अच्छे से तैयारी करी थी अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए और आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इजीली बीएससी नर्सिंग के किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वहाँ 10 ही सीट बॉयज़ के लिए क्यों ना हो। तो आपको एडमिशन के टाइम पे ये मत देखिए कि अरे कॉलेज में तो बॉयज़ के लिए सीट कम होती है। आप ये देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप कितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखो, बॉयज़ के लिए सीट्स कम होती हैं बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में, इसका बेनिफिट भी है। इसका क्या बेनिफिट है मैं वो आगे बताऊंगी, बट अभी एडमिशन के टाइम पे ये फैक्ट है, या फिर कहूँ कि अभी तक ऐसा चला आ रहा है कि जो कॉलेजेस कोएड एजुकेशन ऑफर करते हैं मोस्टली उनका जो रेशियो होता है वो 80:20 का होता है। मीन्स 100 सीट्स हैं तो वो 80 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स को पहले प्रायोरिटी देते हैं एंड देन लास्ट की बची 20 सीटों पे बॉयज़ कैंडिडेट या फिर कहूँ जो मेल स्टूडेंट होते हैं उनको एडमिशन देते हैं। सीट्स कम होने की वजह से एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है या फिर कहूँ कि एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि जितनी ज़्यादा गर्ल्स कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग के लिए अपीयर होती हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उसके कंपैरिजन में बॉयज़ कैंडिडेट बहुत ही कम अपीयर होते हैं। ठीक है, तो जो बॉयज़ का जो कम्युनिटी है ना, जो मेल कम्युनिटी है, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग का कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन अगर फीमेल कैंडिडेट्स की कम्युनिटी की बात करें तो हर एक लड़की, मीन्स आप मान सकते हो कि 5 में से 4 लड़कियों का ये टारगेट होता है कि वो नर्सिंग फील्ड में एंटर करें और गवर्नमेंट जॉब लें अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके। तो बॉयज़ एडमिशन के टाइम से ही थोड़े कम है, तो जब आप आगे compete करोगे तो आपकी कम्युनिटी का, मीन्स आपका जो ग्रुप है मेल कैंडिडेट्स का, वहाँ कंपटीशन भी कम होगा। ठीक, तो देखो एडमिशन के टाइम पे थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि जो सीट्स होती है, नंबर ऑफ सीट्स, वो बॉयज़ के लिए थोड़ा कम रिजर्व्ड होता है, बट रिजर्व्ड तो होता है ना, तो सीट है, अवेलेबिलिटी है, आपके पास चांस है। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हो, नर्सिंग केयर में इंटरेस्टेड हो, तो ऑफकोर्स आपको नर्सिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। तो देखो नर्सिंग क्या है पहले ये समझ लो। नर्सिंग इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट। ठीक है, मीन्स नर्सिस का ये मेन रोल होता है कि फिजिशियन या डॉक्टर के सुपरविजन में वो उनको जो पेशेंट अलॉट हुआ है उस पेशेंट के स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन के बेसिस पे वो उनको स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करें, जिससे उनका हीलिंग, उनकी रिकवरी बहुत ही जल्दी हो पाए। मीन्स एक तरीके से वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट प्रोसेस में सपोर्ट तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ वो पेशेंट को जल्दी ठीक होने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो नर्सिंग केयर ये होता है। तो आप चाहे लड़की हो चाहे आप लड़के हो, बट आप किसी इंसान को इस तरीके से हेल्प करने के लिए मेडिकल फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हो देन ऑफ कोर्स यू शुड ज्वाइन नर्सिंग, नो मैटर वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है, तो एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स का क्या सिनेरियो है अब तक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जॉब की बात करते हैं। तो देखो एडमिशन लिया आपने, उसके बाद आप एडमिशन लेने के बाद 4 साल तक आप कॉलेज में रहने वाले हो। फिर वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाया गया है या फिर आपने खुद से किस तरीके से पढ़ा है, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कितना अच्छा हुआ है, आपने कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी हैं और आप कितने एक्सपर्ट और स्किल्ड हुए हो। ठीक है, तो ये तो आपका लर्निंग फेज था एट द टाइम ऑफ योर कॉलेज। बट जब आप जॉब के लिए जाते हो, देखो मैं इस वीडियो में ना स्पेसिफिकली बॉयज़ के लिए बात कर रही हूँ, फीमेल कैंडिडेट को मैं बात नहीं कर रही, जस्ट मैं उनको एज अ रेफरेंस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं उनका मैटर ला रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। बट मेनली ये वीडियो बॉयज़ के लिए है क्योंकि उनको डाउट रहता है कि उनको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं, सिर्फ ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। तो इसलिए बेसिकली इस वीडियो में मैं बॉयज़ का डाउट क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो अब जब बात जॉब की आई, आपका लर्निंग फेज ओवर होता है आपके कॉलेज टाइम पे, कंप्लीट किया आपने, आपको डिग्री मिली, अब आपका टाइम आता है जॉब का। ठीक है, तो जॉब का भी कहीं ना कहीं सेम सिनेरियो होता है रिजर्वेशन का, जस्ट लाइक द एडमिशन। देखो जैसे कि एडमिशन के टाइम पे 80:20 रेशियो वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सेम तो नहीं कह सकती, बट मोस्टली जब गवर्नमेंट की साइड से वैकेंसी आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे रिजर्वेशन हो कि फीमेल कैंडिडेट को पहले जॉब मिलेगी उसके बाद मेल कैंडिडेट को जॉब मिलेगी। बट यस, ये होता है कि वहाँ पे गर्ल्स को थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है इन कंपैरिजन टू बॉयज़ कैंडिडेट। बट देखो आपके साथ आपकी कम्युनिटी मीन्स लड़के तो स्टार्टिंग से कम है ना, एडमिशन के टाइम से ही कम है। जो मैंने कहा था कि मैं इसका बेनिफिट आपको आगे बताऊंगी, उसका यही बेनिफिट है कि आपके साथ कम्पीट करने वाले मीन्स
आप बॉय हो तो आपके साथ compete करने वाले जो अदर नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो तो स्टार्टिंग से ही कम है, आपके एडमिशन के टाइम से ही। और इस तरीके का जो रेशियो वाला सिनेरियो होता है एडमिशन के टाइम से कि गर्ल्स कैंडिडेट्स ज़्यादा होती हैं और बॉयज़ कम होते हैं, ये मोस्टली सभी कॉलेजेस में होता है। तो इस तरीके से जॉब के टाइम पे जब आप compete कर रहे होते हो, मान लो वैकेंसी आई 100 सीट के लिए, ठीक है, जिसमें से कि 60 सीट्स गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रखी गई और 40 सीट्स बॉयज़ कैंडिडेट के लिए रखी गई। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको 40 सीट पे compete करना है, तो आपके साथ compete करने वालों का रेशियो तो स्टार्टिंग से ही कम है ना, क्योंकि वैसे तो नर्सिंग में ज़्यादा लड़के एडमिशन लेते नहीं हैं, तो आपके साथ compete करने वालों का रेशियो स्टार्टिंग से कम है। तो जैसे कि एडमिशन के टाइम पे आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके एक अच्छी सीट अपने नाम कर ली थी अच्छे कॉलेज में, ठीक वैसे ही अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो इस 40 सीटों का मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इससे ज़्यादा सीट्स भी हो सकती हैं, वैकेंसी हो सकती है जॉब के लिए। तो अगर आप मेहनत करोगे बहुत अच्छे से तो आपको ईजिली जॉब भी मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर जॉब नहीं मिलता है तो क्या, उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू जस्ट नीड टू नो अबाउट दीज ऑप्शंस, ठीक है। देखो, जनरली जो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है वो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है ना कि उसको कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार बस अब जॉब लग जाए, अब मुझे और नहीं पढ़ना। बट इन केस अगर आपको आपका ड्रीम जॉब नहीं मिल रहा है या गवर्नमेंट की साइड से वैकेंसी कम आई है या वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि वो ये मैटर नहीं करता कि आप कब पास आउट हो रहे हो या फिर आप कितने इंटेलिजेंट हो, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्सेज की नीड है तभी गवर्नमेंट वैकेंसी ले आएगी और आपको जॉब ऑफर करेगी, ठीक है। तो इन केस मान लो आपने जिस साल पास आउट किया, जस्ट आप एक एग्जाम्पल मान लो, मैं आपको कोई डीमोटिवेट करने का काम नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको दोनों साइड समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वैकेंसी आती है तो आपको कैसे compete करना है, बॉय होने का क्या बेनिफिट है वो मैं समझा चुकी हूँ। बट इन केस आपने जिस साल पास आउट किया उस साल वैकेंसी नहीं आई तो उस केस में आप क्या करेंगे? आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। देखो, पहली बात, आप मेल कैंडिडेट हो और नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स नर्सिंग में बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन पहला तो ये है, अगर आप स्टडी में मीन्स अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में आप इंटरेस्टेड हो तो आप हायर स्टडी एमएससी के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, मीन्स आपको प्रोफेसर बनना है या फिर स्टार्टिंग क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर से करूँ, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, देन नर्सिंग ट्यूटर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, अगर आपको ये बनना है, इस तरीके का आपका कोई ड्रीम है, तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग में जा सकते हैं। देखो, होता ये है ना कि जब एक मेल कैंडिडेट एमएससी नर्सिंग करके जब मास्टर डिग्री कंप्लीट करके किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जॉब करने के लिए एज अ ट्यूटर, तो वहाँ पे भी कंपटीशन उनको बहुत कम मिलता है, लड़के बहुत कम ही जाते हैं, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जाती हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दे दी जाती है, क्योंकि जो अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी होती है, उनकी थिंकिंग कुछ इस तरीके से होती है कि अगर ये मेल टीचर हैं, ये हमारे कॉलेज में आएंगे तो ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, जो और भी कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाएंगे। तो इस तरीके से ना आपको वो हायर कर लेंगे अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी स्किल है, तो फिर से आपको बेनिफिट मिल जाएगा नर्सिंग में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट होने का, ठीक। बट इन केस आपको टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप हॉस्पिटल में ही जॉब करना चाहते हैं, रेपुटेड जॉब करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। होता ये है कि बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसको करने के बाद आप एक स्पेशलाइज्ड नर्स हो जाओगे, नो मैटर यू आर अ मेल और अ फीमेल। एमएससी करने के बाद भी आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, बट एमएससी 2 साल की होती है, आप डिप्लोमा करके भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हो अगर आपको हॉस्पिटल में जॉब करना है तो। सपोज आपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग करी एंड देन आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इंटरेस्ट है, मीन्स डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स है। जैसे कि देखो, डिप्लोमा कोर्सेज क्या होते हैं, मान लो आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया एंड देन आपने 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग केयर, एज वेल एज आपने 1 साल की डिप्लोमा डिग्री ले रखी है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है एक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो मान लो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कि बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑप्शन होता है, जैसे कि देखो कार्डियोवैस्कुलर जो डॉक्टर्स होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, वो कितना हाई अर्न करते हैं, बहुत फेमस होता है। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो जब उनको एक मेडिकल असिस्टेंट चाहिए तो वो वैसा ही असिस्टेंट
अपने लिए प्रेफर करेंगे जो उसी सेम फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, जो उनके ऑर्डर को, उनके एडवाइस को पेशेंट तक ईजिली ले जा पाए, पेशेंट को ईजिली उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग हैंडल कर पाए। तो इसलिए अगर आप डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग करते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं ऑप्शन बता रही हूँ, और भी कई सारे ब्रांचेज हैं, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट आएगा अपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग करते टाइम पे आप उस स्पेसिफिक फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हो। तो फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग। तो अगर आप इसको करते हो तो उसके बाद जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो सपोज वहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अंडर स्पेशलाइज्ड नर्सेज की नीड है उनको असिस्ट करने के लिए, तो आपने उस टाइम पे इंटरव्यू दिया और आपने ये बताया उनको कि आपने डिप्लोमा इन कार्डियो वैस्कुलर थोरेसिक नर्सिंग कर रखा है, तो वो आपका इंटरव्यू उसके बेसिस पे लेंगे, आपकी स्किल्स उसके बेसिस पे चेक करेंगे। एंड देन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। सपोज आपके साथ कंपटीशन में उस इंटरव्यू पैनल में कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो जस्ट बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट है, उसके पास कोई भी एडिशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं है, तो इस केस में अगर आप अपनी 6 मंथ या फिर 1 साल की डिप्लोमा डिग्री उनको बताते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी आपको जॉब देने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आता है आपका डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक्स। डिप्लोमा इन ऐसे आगे बहुत सारे फील्ड्स हैं जो मैं 1 बाय 1 आपको बताते जा रही हूँ। पेडियाट्रिक्स मीन्स आप अगर आप पेडियाट्रिक्स कर लेते हो तो आप किसी अच्छे पेडियाट्रिक हॉस्पिटल में जाते हो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो बच्चों के लिए स्पेशली डॉक्टर है। तो आपने अगर डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक्स कर रखा है तो आपको एज अ पेडियाट्रिक नर्स वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाएगी। एंड देन आपने डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग कर रखा है, मीन्स कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, वो देखो कैंसर बहुत क्रिटिकल केसेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशलाइज नर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपने डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग कर रखी है तो आपको प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में बहुत अच्छी जॉब मिलती है। और मैं जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये किया बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो आपको प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, देखो गवर्नमेंट में वैकेंसी आएगी तब तो अच्छी जॉब मिल ही जाएगी, बट इन केस वैकेंसी नहीं आती है तो भी आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी अगर आपने, जो मैं आपको ब्रांचेस बता रही हूँ, अगर आपने इसमें डिप्लोमा किया तो पहला तो था आपका डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग, एंड सेकंड है आपका डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, थर्ड है आपका डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो डिप्लोमा इन इमरजेंसी नर्सिंग, डिप्लोमा इन जेरियाट्रिक नर्सिंग, एंड फिर आता है आपका डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। देखो अभी होता है कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट। तो डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग में क्या होता है कि आप एक स्पेशलाइज्ड नर्स हो जाते हो, या तो आप 6 महीने का या फिर 1 साल का कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हो, जो स्पेशली जिसमें आप जाके ये सीखेंगे कि जो एक पेशेंट है जो किसी हार्ट रिलेटेड इश्यूज के साथ डील कर रहा है, तो एज अ नर्स आप उनको कौन सी स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस स्टेज पे आपको आपका ये 6 महीने या 1 साल का डिग्री कोर्स आपके काम आएगा। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग का मतलब होता है कि आप एक ऐसे स्पेशलाइज्ड नर्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग तो 4 साल की ही है, साथ ही साथ 6 महीने या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है स्पेशली ऑन्कोलॉजिकल फील्ड में, मीन्स कैंसर पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए, ओके, उनको स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए। डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक नर्सिंग मीन्स एक ऐसी स्पेशलाइज्ड नर्स जो बच्चों को ज़्यादा अच्छा स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन इमरजेंसी केयर्स मीन्स जो ट्रॉमेटिक केसेस आते हैं, एक्सीडेंट का हो गया, आरटी दैट इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर कोई भी इमरजेंसी केस रिलेटेड टू न्यूरो, कार्डियो, स्पाइन, या मतलब मस्कुलो, किसी भी बॉडी सिस्टम का कोई भी इमरजेंसी केस डील करने के लिए आप एक स्पेशलाइज्ड नर्स हो। तो अगर आपने डिप्लोमा इन इमरजेंसी नर्सिंग कर रखी है तो आपके पास बहुत ही अच्छा बेटर ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो स्पेशली जो इमरजेंसी केसेस के साथ डील करते हैं, ओके। देन आता है आपका, आगे बढ़ते हो आप तो डिप्लोमा इन जेरियाट्रिक नर्सिंग। देखो जेरियाट्रिक वो ब्रांच होता है मेडिसिन का जहाँ पे एल्डरली मीन्स बूढ़े पेशेंट्स की देखभाल का मैटर आता है, ठीक है। तो आपने डिप्लोमा इन जेरियाट्रिक नर्सिंग किया है तो मीन्स आप उन पेशेंट्स के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं जो एज में बड़े मीन्स 60 एबव हैं, तो बूढ़े पेशेंट्स का आप अच्छा केयर रख सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे स्कोप्स होंगे, जैसे कि आपको हॉस्पिटल में तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे वेलनेस सेंटर में भी आपको जॉब मिल सकता है। बहुत सारे लोग अपने घर पे मीन्स आपको एज अ पर्सनल नर्स हायर करते हैं जिसमें आप उनके बूढ़े पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का अच्छा स्पेशलाइज साइंटिफिक केयर आप उनको प्रोवाइड कर पाते हो, उनकी अच्छी देखभाल कर पाते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से फिर उसके बाद एट लास्ट आता है आपका डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। तो ये तो सब कोई जानता है, और स्पेशली नर्सेज को देखा भी इसी तरह से जाता है कि वो जस्ट मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए ही नर्सेज होती है, बट ऐसा नहीं है। नर्सेज की नीड हर एक मेडिकल मतलब हर एक स्पेशलाइज्ड यूनिट में, मेडिकल की स्पेशलाइज्ड यूनिट में नर्सेज की नीड होती है। तो वैसे ही तो जो ये गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग वाला डिप्लोमा है, ये एक्चुअली बॉयज़ के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि जो लेबर रूम होता है मीन्स जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे मोस्टली फीमेल नर्सेज को ही प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेशेंट्स के साथ ही, उनके हेल्थ के साथ डील किया जाता है। इसमें उनका देखभाल किया जाता है ना, उनकी स्टडी होती है, उनका ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्राइवेसी को मैटर देते हुए, उनकी मीन्स जो पेशेंट्स हैं उनकी प्राइवेसी को मैटर देते हुए बॉयज़ को यहाँ कम प्रेफरेंस दी जाती है जॉब के लिए। तो मान लो इसको आप साइड भी कर दो तो भी आपके पास एज अ मेल BSc ग्रेजुएट आपके पास बहुत सारे डिप्लोमा के ऑप्शन है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर हो गया, थोरेसिक नर्सिंग हो गया, एंड देन आपका ऑन्कोलॉजिकल हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, जेरियाट्रिक हो गया, इमरजेंसी हो गया। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, आपने उस टाइम को यूटिलाइज करके आपने इनमें से जितनी भी लिस्ट मैंने बताई है उनमें से अगर आपने किसी भी फील्ड में डिप्लोमा कर लिया तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी अच्छी जॉब ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कोप एंड करियर ऑप्शन। तो मैंने एडमिशन प्रोसेस से लेकर के जॉब तक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, मैंने सारी चीज़ें अपने साइड से आपको डिफाइन करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो सो ऑफकोर्स एज यूजुअल मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट येस, अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। उससे क्या होता है कि अपकमिंग जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि BSc नर्सिंग लड़कियों के लिए जितना सुटेबल है, उनको जितना अच्छा कैरियर स्कोप इसमें मिलता है, उतना ही लड़कों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छी अर्निंग करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो ऑफकोर्स पूछना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो ये सजेशन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।